फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मुझे लगभग 50 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए। अभी आजकल मैं आईडीएस में पढ़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे कि इंग्लिश में आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। अभी हमारा क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको 3 चीज़ों पर फोकस करके रखिएगा। बेसिकली वी हैव 3 थिंग्स। नंबर 1, बेसिक ग्रामर। आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है। उसमें भी सारी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल मिला के जो शब्द होता है जिससे हम भाषा बनाते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड प्रपोजिशंस। तो किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए आपको इन शब्दों को पहचान करनी है कि ये नाउन है, और हर टॉपिक के अपने कुछ रूल्स होते हैं, वो हम बाद में आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हर जैसे नाउन के अपने कुछ रूल्स हैं, शब्दों को पहचानना और उन रूल्स के अनुसार। इसके अलावा 2 टॉपिक हम लोग और करते हैं। एक वॉइस का चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ग्रामर के हिसाब से, जिसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, और वैसे भी सेंटेंसेस के रूप में भी आते हैं। सेंटेंसेस में जो एग्ज़ाम में आते हैं सेंटेंसेस हमारे, तो उसमें भी पूछे जाए। और दूसरा टॉपिक हमारा है नरेशन का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है ये स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़रूरी काम आता है, और रिटन एग्ज़ाम में भी इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 टॉपिक, तो कुल मिला के हमारे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और कुछ 2 टॉपिक ये वाले हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो एक तो आपको बेसिक ग्रामर अपनी इम्प्रूव करनी है। दूसरी बात, आपको अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करनी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है, और उसको करेक्ट बनाने के लिए वो करेक्ट सेंटेंसेस भी प्रयोग होने चाहिए ताकि आप समझ सकें। और तीसरी बात है वोकैबुलरी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए वोकैबुलरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिला के हमारी 3 चीज़ों पे अगर अपन फोकस करेंगे तो हमारी इंग्लिश में पास होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। क्या क्या वो है? तो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? नंबर 1, बेसिक ग्रामर। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और नंबर 3, वोकैबुलरी। इसी को 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताऊंगा पहले अपने सिलेबस के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आधार आपका यही रहेगा। चाहे आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे एफकेट के लिए तैयारी कर रहे हो, और फॉर दैट मैटर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे किसी में कितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे एनडीए में 50 क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में 120 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, एफकेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश ज़रूर आती है। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर करने आने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी वो आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू होते हैं ज़्यादातर अच्छी कंपनीज़ के अंदर या अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब हम जाते हैं तो इसलिए आपको कंसंट्रेट करना है इन चीज़ों से। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके आगे। जैसे हमारा ये सामने है आपके, पहली चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ठीक है। तो
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्प्रीहेंशन? कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या करते हैं, एक पैसेज दे देते हैं और उसके नीचे उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और उनके आंसर आपको या तो दिए हुए आंसर्स में से निकालने हैं या खुद आंसर बना के देने हैं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि आपको कितनी भाषा समझ आती है जब आप पढ़ते हैं। उसमें एक पैसेज दिया होगा, क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको वो क्वेश्चन पैसेज आप पढ़ोगे, समझ आएगा तो आप आंसर निकाल लोगे। उसके बाद होते हैं एक स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक ही सेंटेंस को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, ए, बी और सी में, और कुछ भी एरर दे देते हैं। वो एरर ग्रामर की भी हो सकती है, वो एरर वर्ड की भी हो सकती है, वो एरर टेंस की भी हो सकती है, वो किसी तरह की भी इंग्लिश की एरर हो सकती है। तो हमको ये निकालना है कि ए, बी और सी भागों में क्या एरर दी हुई है, कौन से पार्ट में एरर है और क्या एरर है, वो आपका आंसर फिर निकाल लिया जाएगा। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है, स्पॉटिंग द एरर। ये जब तक बेसिक ग्रामर अच्छी नहीं होगी आप ये स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस। एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 तरह से पूछे जाते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दे देंगे और उसमें एक फिल इन द ब्लैंक छोड़ देंगे और नीचे 4 वर्ड्स दे देंगे। तो आपको बताना है उन चारों में से उस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा ताकि सेंटेंस हमारा सही बन जाए। या फिर दूसरा तरीका होता है पैसेज के रूप में। वो एक पैसेज दे देंगे, उसी पैसेज में कहीं कहीं पर वो फिल इन द ब्लैंक छोड़ देंगे जगह, और उसकी चॉइसेस दे देंगे ए, बी, सी, डी करके। तो आपको ढूंढने हैं उन चारों वर्ड्स में से, तीनों वर्ड्स में से, कि वो फिल इन द ब्लैंक की जगह पर क्या वर्ड आना चाहिए, तो वो आपके आंसर हो जाते हैं। इसी तरह सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, एनडीए में भी, सीडीएस में भी, एफकैट में भी। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो एक वर्ड आपको दे देंगे, ये भी 2 तरह से पूछते हैं। एक वर्ड आपको दे देंगे और उसके नीचे 4 और वर्ड्स दे दिए जाएंगे ए, बी, सी, डी करके। तो दिए हुए शब्द का वो क्या पर्यायवाची शब्द है चारों में से, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द को सिनोनिम कहते हैं। उसी तरह से एंटोनिम भी पूछे जाते हैं। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट मीनिंग का शब्द। जो भी शब्द दिया हुआ है उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा उन दिए हुए चॉइसेस में से। और भी होते हैं लेकिन जो चॉइसेस दिए हैं उन्हीं में से हमको निकालना होता है, ठीक है। या फिर सेंटेंस के रूप में भी पूछ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, उसको एक वर्ड को अंडरलाइन उसमें से कर दिया जाएगा और उसके नीचे 4 वर्ड्स और दे देंगे। तो जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है सेंटेंस का, उसका सिनोनिम या उसका एंटोनिम आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये एक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। उसी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के फॉर्म में ही इडियम्स और फ्रेजेस भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें और भी चीज़ें होती हैं। इडियम का मतलब होता है मुहावरे। तो कोई एक मुहावरा दे देंगे और नीचे 4 अर्थ दे देंगे उस मुहावरे के। तो आपको ढूंढना है कि उस मुहावरे का क्या अर्थ है चारों में से। तो इडियम्स का मतलब, और इसी तरह फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ अलग मीनिंग निकलता हो। तो फ्रेजेस के रूप में पूछ सकते हैं, इडियम के रूप में पूछ सकते हैं, या इसके साथ ही वो एक और तरह से भी पूछ लेते हैं जिसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश की भाषा में, तो उसको हम बोलते हैं थीस्ट, THIEST, थीस्ट। इस तरह जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको फिर एथीस्ट बोल देते हैं। तो ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है
इसके बारे में भी वोकेबलरी है ये सारी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये सारे वोकेबलरी के अंदर आ जाते हैं। तो आपको अपनी वोकेबलरी, मैंने शुरू में भी बताया था कि 3 बेसिक चीज़ें हैं हमारी, एक बेसिक ग्रामर, एक वोकेबलरी और एक कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। तो इन तीनों के ऊपर अगर आप फोकस करके तैयारी करेंगे तो किसी भी, इसी तरह फिर सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट और जम्बल्ड वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि एक सेंटेंस को 4 भागों में बांट दिया जाता है, P, Q, R या S, या A, B, C, D कुछ भी बना देंगे उनके 4 भाग, और उनको जंबल कर दिया जाए। जंबल करने का मतलब होता है मिक्स कर देना, आगे पीछे करके लिख देना। तो फिर हमें वो बताना है, रीअरेंज करना है उन चारों पार्ट्स को, ताकि वो एक सेंसिबल वाक्य बन जाए, सेंसिबल सेंटेंस बन जाए। तो नीचे चॉइसेस दी रहेंगी, PQRS, RPQS, SPRQ। तो कौन सी सीक्वेंस के अनुसार वो सेंटेंस सही बन जाएगा, वो आपको चॉइस निकालना है। तो एक ये क्वेश्चन जंबल्ड वर्ड्स। फिर एक कभी कभी क्वेश्चन आते हैं NDA में भी और CDS में भी, जंबल्ड सेंटेंसेस के। जंबल्ड सेंटेंसेस कैसे देते हैं कि आपको 2 सेंटेंस पहले ऊपर दे देंगे, एक सेंटेंस होगा उसका S1 और एक सेंटेंस होगा S6। ये 2 सेंटेंसेस ऊपर दिए रहेंगे और उसके नीचे 4 सेंटेंसेस आपको और दिए रहेंगे P, Q, R और S के नाम से। हमने क्या करना है, ये सेंटेंस जो S1 है ये सबसे पहला सेंटेंस बनेगा आपका, और जो S6 वाला सेंटेंस है ये सबसे आखिरी सेंटेंस बनेगा। और ये जो PQRS सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये इनके बीच में वो सेंटेंसेस को जंबल किए हुए हैं। तो आपको उनका सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस में वो सेंटेंसेस को अरेंज किया जाए, ताकि हमारा टोटल पैराग्राफ जो बनेगा 6 सेंटेंसेस का, वो एक सेंसिबल मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं CDS में भी और NDA में भी। तो इसलिए ध्यान रखना, इसकी तैयारी आपको ज़रूर करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये जंबल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर एक फ्रेज या कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और नीचे 4 पार्ट्स और दे दिए जाएंगे। तो आपको देखना है कि वो जो दिया हुआ पार्ट है, जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, उसके साथ सेंटेंस सही बना हुआ है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। उसका आंसर रहता है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। या फिर जो P चॉइस दिया हुआ है, वो अंडरलाइन किए हुए फ्रेज की जगह वो P चॉइस लगा देंगे, तब वो सेंटेंस बनेगा सही सेंटेंस, या Q से सेंटेंस सही बनेगा, या R से सेंटेंस सही हो। तो जिस भी पार्ट से वो सेंटेंस सही बन जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस करेक्शन के। तो कुल मिला के अगर हम देखें, जिस जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हों, अगर कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो हमारा जो समरी बनती है वो 3 चीज़ों पर आधारित होती है। नंबर 1, आपकी बेसिक ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। बेसिक ग्रामर का मतलब जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, उनके कुछ नियम होते हैं यूज़ करने के। फिर उसके साथ साथ कुछ स्पेशल वर्ड्स भी होते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। हम कहते हैं कि पुलिस। पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो लिखने में आपको लगता है कि ये सिंगुलर में होगा, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पुलिस के साथ फिर इज लगा देते हैं, तो इससे हमारा सेंटेंस गलत बन जाता है। पुलिस के साथ कभी इज नहीं लगता है, क्योंकि पुलिस लिखने में सिंगुलर है, बट इन फैक्ट इट इज़ प्लूरल, ये बहुवचन माना जाता है। तो इसलिए इसके साथ पुलिस के साथ आर लगाना। तो इस तरह के जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं उनकी ओर हमको ध्यान देना है, और हम
अपनी क्लासेस के अंदर आगे चल के जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम इन बातों के ऊपर एम्फेसाइज करके आपको सारा इम्प्रूव करवा दिया करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बेसिक ग्रामर जितनी भी इम्प्रूव कर सके। स्पोकन इंग्लिश में बच्चे अच्छे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए होते हैं, उनकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। दे कैन कम्युनिकेट वेरी वेल इन जनरल लाइफ, जनरल फील्ड। लेकिन जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनके मार्क्स नहीं आ पाते। उसका कारण क्या होता है कि उनकी जो ग्रामर होती है असली बेसिक ग्रामर जो हमारी डीप जाके मिलती है, उनकी वो नॉलेज उतनी नहीं हो पाती। तो ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे सेंटेंसेस सही बनने लगते हैं और हमारे वर्ड्स भी और सेंटेंसेस भी और टेंसेस भी सब सही हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपको 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करके चलना है। एक तो बेसिक ग्रामर जितनी भी, जैसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये कहाँ लगाने हैं, कोई वर्ड सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, कोई सेंटेंस मिडल में आता है, कोई सेंटेंस बाद में आता है, किस नाउन के बदले में कौन सा प्रोनाउन लगाना है। जैसे मान लो एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, तो कहते हैं कि वन शुड वर्क हिमसेल्फ, हर एक को अपना काम खुद करना चाहिए। वन शुड वर्क हिमसेल्फ। स्पोकन इंग्लिश में अगर ये सेंटेंस है तो कोई भी समझ जाएगा कि हर एक को अपना काम खुद करना चाहिए, इसका मतलब ये है। लेकिन ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत माना जाता है। अगर आपने इसमें गलती नहीं ढूंढी तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलते उसके, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन। वन के साथ हम कभी भी मैस्कुलिन या फेमिनिन प्रोनाउन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एरर क्या बन जाएगा, ये हमारा एरर हो जाएगा हिमसेल्फ। यहाँ पर होना चाहिए वन शुड डू वर्क वन सेल्फ। वन के साथ हमेशा वन वाला ही प्रोनाउन चलता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, तो इसलिए हमारे फिर मार्क्स नहीं आ पाते। आप कहते हो सर मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स क्यों नहीं आते? फिर वो यही कारण है। 2 कारण होते हैं। एक तो हमारी पढ़ने की या सोचने की स्पीड उतनी तेज़ नहीं होती, टाइम लिमिटेड होता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको इतने सारे क्वेश्चन विद इन ए लिमिटेड टाइम आंसर करने होते हैं। उसके लिए हमारी पढ़ने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ, इसलिए छोड़ देते। तो दूसरा कारण ये होता है क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता हर टॉपिक की, तो वहाँ पर फिर हम एरर नहीं निकाल पाते, गलती कर जाते हैं, तो उससे हमारे मार्क्स लूज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, हर एक टॉपिक के कुछ कुछ रूल्स होते हैं, आर्टिकल्स के रूल्स होते हैं, एडजेक्टिव प्रयोग करने के रूल होते हैं, तो वो सब हमें पता होने चाहिए। हमारी बेसिक ग्रामर बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बताया वोकैबुलरी जितनी भी बढ़ाते हैं बच्चे, उनको फ़ायदा मिलता है, नए नए वर्ड, क्योंकि हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ये है कुछ भी नहीं, वोकैबुलरी ही है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, या ईडियम्स आ जाते हैं, या फ्रेजेस आ जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें अपना बेस लेके चलना है हमको। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि बच्चे इंग्लिश की बात करें कि बच्चे इंग्लिश में पास ना हो पाए। डेफिनेटली आप पास हो जाए। वोकैबुलरी अच्छी कर लो, बेसिक ग्रामर अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, और अपनी पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग की स्पीड अच्छी कर लो, तो आप यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू द एग्जाम्स, कोई एग्ज़ाम देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, and we will continue these classes in the future, and I will tell you of different topics, all the rules which we follow. Thank you very much.